आज बात करेंगे भारत के खिलाफ चीन की वाटर बम स्ट्रेटेजी के ऊपर। इसी के साथ यह भी बताया जाएगा क्या है वाटर बम के कॉन्सेप्ट था, इससे भारत को क्या कुछ नुकसान हो सकता है। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। हाल ही में भारत चीन संबंधों में वर्ष 1962 के युद्ध के बाद से काफ़ी ज़्यादा झड़पें देखने को मिली, जिसने दोनों देशों के सीमावर्ती क्षेत्रों में आधारभूत अवसंरचना के रणनीतिक महत्व को फिर से उजागर किया है। यारलुंग यानी ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन द्वारा बनाए जा रहे बड़े बांधों ने भारतीय अधिकारियों और वहां के स्थानीय लोगों की चिंता को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है। चीन द्वारा जल ऊर्जा के दोहन के लिए चलाए जा रहे इन त्वरित कार्यक्रमों ने न केवल हिमालय क्षेत्र में गंभीर पारिस्थितिकी समस्याओं को बढ़ा दिया है, बल्कि वहां के स्थानीय लोगों के सामने आजीविका संबंधी अनेक चुनौतियां उत्पन्न कर दी। चीन द्वारा जल बम की रणनीति न केवल भारत के खिलाफ अपनाई जा रही है, अपितु मेकांग नदी पर अनेक जल विद्युत योजनाओं का निर्माण करके पूर्व में जितने भी देश हैं जैसे थाईलैंड, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया के खिलाफ भी इस रणनीति को अपनाया गया था। मेकांग नदी को इन देशों की जीवन रेखा माना जाता है। जल बम का जो कॉन्सेप्ट है, उसकी अवधारणा के तहत किसी देश द्वारा अपने ही पड़ोसी देशों पर हमला करने के उद्देश्य से काफ़ी बड़ी मात्रा में जल को बांधों में ही एकत्रित किया जाता है तथा युद्ध के समय इसे छोड़ दिया जाता है या फिर रोक दिया जाता है, ताकि नदी के बहाव द्वारा निचले क्षेत्रों में व्यापक आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरणीय नुकसान किया जा सके। तिब्बत से निकलने वाली 8 मेन नदियों पर चीन ने पिछले 20 सालों में 20 से अधिक बांधों को बनाया है और उनमें से कुछ वास्तव में मेगा बांध कहा जा सकता है। इसके अलावा चीन की 13वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार तिब्बत से निकलने वाली नदियों पर चीन और अधिक पन विद्युत परियोजनाओं की बनाने की योजना बना रहा है। चीनी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार चीन इन नदियों पर कई आकार के 40 और बांधों का निर्माण करेगा। बड़े बांधों के निर्माण से संपूर्ण नदी बेसिन क्षेत्र प्रभावित होगा, जो ब्रह्मपुत्र बेसिन के व्यापक अवनयन का कारण बन सकता है। नदी द्वारा प्रभावित अवसादों को बांधों द्वारा अवरुद्ध कर दिया जाएगा, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता और कृषि उत्पादकता में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आएगी। ब्रह्मपुत्र बेसिन दुनिया का सबसे अधिक पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों में से एक है। यह विश्व के 34 जैविक हॉट स्पॉटों में से एक है। इस क्षेत्र में फ्लोरा और फौना की काफ़ी ज़्यादा प्रजातियां सहित अनेक स्थानीय प्रजातियां भी पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 35 स्तनधारी प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 15 को IUCN की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड प्रजातियों के रूप में लिस्टेड किया गया है। गंभीर रूप से लुप्तप्राय गंगा नदी डॉल्फिन भी ब्रह्मपुत्र नदी में ही पाई जाती है। सिस्मोलॉजी के अनुसार हिमालय को भूकंपीय गतिविधियों के लिए सबसे अधिक वर्नेबिलिटी माना जाता है। भूकंप जनित भूस्खलन क्षेत्र के लिए प्रमुख खतरा है। उदाहरण के लिए वर्ष 2015 में नेपाल में आए भूकंप के कारण कई बांध और अन्य अवसंरचनाएं काफ़ी ज़्यादा नष्ट हो गई थी। चीन द्वारा बनाए जा रहे व्यापक अवसंरचना परियोजनाओं का आकार काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। यह नदी के डाउनस्ट्रीम में रहने वाले आबादी के लिए एक प्रमुख खतरा भी है। भारत क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र के बेसिन में लगभग 10 लाख के करीब लोग रहते हैं और हिमालय पर चलाई जा रही इन मेगा बांध परियोजनाओं के कारण सैकड़ों लोगों के अस्तित्व के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। अगर चीन बिना किसी चेतावनी के इन नदियों का जल छोड़ता है तो इससे क्षेत्र में विनाशकारी बाढ़ आएगी। संपूर्ण उत्तर भारत, पूर्वी भारत और पश्चिम बंगाल में भी खतरे की स्थिति खड़ी हो सकती है। जल संकट के समाधान के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए? तो जल संकट के समाधान के लिए भारत चीन को वैकल्पिक उपाय अपनाने की नितांत आवश्यकता है। दोनों पक्षों को नदी पर नवीन निर्माण रोकने की दिशा में तत्काल कदम उठाने चाहिए। डिसेंट्रलाइज नेटवर्क पर आधारित अपेक्षाकृत लघु चेकडैम, वर्षा जल संग्राहक झीलों के निर्माण और परंपरागत जल संग्रहण पद्धतियों को अपनाए जाने की आवश्यकता है। भारत को हिमालय से निकलने वाली नदियों में अपने हिस्सों के जल ग्रहण क्षेत्रों में उच्चतम जल के उपयोग की आवश्यकता है। इसके लिए भारत को अपनी नदी जोड़ो परियोजनाओं पर काफ़ी अधिक तेजी से कार्य करना होगा। भारत इन नदियों से संबंधित अपने स्वयं के हिस्से का भी पूरा उपयोग नहीं कर रहा है।
उदाहरण के लिए बात की जाए तो पाकिस्तान के साथ जो सिंधु जल संधि होती है उसको लेकर के जो पानी का हिस्सा है उसको भी अपने ऊपर अप्लाई करना चाहिए। नदी के डाउन स्ट्रीम क्षेत्रों में भारत को अपनी आपदा प्रबंधन प्रणाली को भी मजबूत करना चाहिए ताकि भविष्य में किसी संभावित खतरे पर शीघ्रता ठोस प्रतिक्रिया दी जा सके।